तो न्यू चैप्टर, एंड ये जो न्यू चैप्टर है दैट इज अबाउट द एलिमेंट, एंड इसमें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज लास्ट ब्लॉक चैप्टर, क्योंकि ऑलरेडी हमने डीएनएफ कवर कर दिया है, और अगर हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो? बट इसको कंप्लीट करना उतनी आसान मंजिल है नहीं, बट फिर भी हम डट के काम करेंगे तो जल्दी से खत्म करेंगे। जिस वे में मैं सिखा रहा हूँ उस वे में आपको सीखना है। अब आपका थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि मैं टेक्सचुअल गाइड कर रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले जैसे मैं जितना कवर करवा रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है पहले, एंड देन आपको उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। आया समझ में? तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो क्लास 11 में ओके उसकी अगर जनरली की बात करें तो डाइवर्सिटी इन द केमिस्ट्री इज द इट्स द हॉलमार्क ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा आपको पी ब्लॉक में दिखने मिलेगी, क्योंकि एस ब्लॉक जो हमने 11th साइंस में पढ़ा था बिल्कुल सिंपल सीधा सादा सा था, है ना, कोई टेंशन नहीं। बोला लिथियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उसके नीचे सब आते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, वो भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिस्ट करते हैं, बराबर। लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव है तो बाकी सब भी उतने ही रिएक्टिव है। लिटिल बिट वेरिएशन इज दैट, बट नॉट मोर वेरिएशन। बट ओवर हियर डाइवर्सिटी, मतलब मोर लॉन्ग वेरिएशंस इज ओवर हियर, है ना, एंड दैट इज मैनिफेस्टेड देयर एबिलिटी टू रिएक्ट विद द एलिमेंट ऑफ एस डी एंड एफ ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे एस डी एंड एफ, तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे दिखने मिलती है। ओके, वो लेटर ऑन हम जब सीखेंगे तब दिखते जाएंगे। तो हमने पी ब्लॉक ऑलरेडी हमने 11th साइंस में एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक 1 कंप्लीट किया है। पी ब्लॉक 1 कंप्लीट किया है तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 1 से लेके 2 ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक के अंडर लाई करते हैं, 3 से लेके 12 जो है वो डी ब्लॉक के अंडर लाई करते हैं, एंड 13 से लेके 18 पी ब्लॉक में लाई करते हैं। तो सर एफ कहा, मतलब उसमें कोई ग्रुप नहीं होता है, बट जो 3rd एंड 4th का एलिमेंट होता है ना कुछ पीरियड्स में, उसके बीच में जो 14 एलिमेंट है उसको अलग से ब्लॉक बना दिया गया है, दैट इज द एफ ब्लॉक। आया समझ में? सब जुगाड़ है, सब जुगाड़ किया गया है कि भाई मेरा पीरियोडिक टेबल गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आया? इसलिए ऑर्बिटल्स वगैरह ऐसे लोग कॉन्सेप्ट निकाल के आए। एक क्या है, व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स? उसका दिमागी कचरा, वैसे कच्चा तो नहीं है बट फिर भी ये किसी के दिमाग से निकला हुआ है कि भाई ऐसा होगा, ये ऑर्बिट होगी, वो ऑर्बिट होगी। आया समझ में? ऐसे करके इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, और फिर उसको अरेंज करते 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 समझाया कि भाई 3D के बाद 4F 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 14 कंप्लीट होगा, देन 3D नहीं सॉरी 5D, फिर 5D 2 में जाएगा। तो इस तरह से एफ ब्लॉक सेटल हुआ। आया समझ में? और पूरा पीरियोडिक टेबल हमारे सामने 118 एलिमेंट्स का। क्लियर? व्हाटएवर। अगर हम पीरियोडिक टेबल्स के ग्रुप नंबर से रिफर करें तो हमने 13 14 पी ब्लॉक 1 11 साइंस में कंप्लीट कर दिया है। बोरॉन वाला फैमिली, बोरॉन एल्यूमिनियम वाला, गैलियम वाला, ओके, थैलियम वाला, इंडियम वाला, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं सबका नाम बोल जाऊँ वैसे, बराबर। तो दैट इज ग्रुप नंबर 13 जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वाला जो ग्रुप नंबर 14 है वो भी ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है इन द 11 साइज। ये दो ग्रुप में भी कोई वेरिएशन ज्यादा नहीं था, क्योंकि अगर डी को निकाल दे तो एस के बाद आने वाले मेटल से यही है, डी इज द इनर ट्रांजिशंस मेटल। इनर ट्रांजिशंस नहीं बोल सकते, पर ट्रांजिशंस मेटल बोल सकते हैं, दैट मींस एस एंड पी के बीच में आते हैं। यस और नो? अब जो ग्रुप हमें पढ़ने वही तो है मेन, इसलिए तो 12th में आ गए, बराबर। दैट इज ग्रुप नंबर 14 टू 18, माय मिस्टेक, 15 टू 18, 13 14 तो निकल गया ना, तो 15 टू 18 आउट ऑफ दिस 4 ग्रुप 18 तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस है। तो मेन तो आपको कितने ग्रुप्स पढ़ने हैं? 16 15 16 17, 3 ग्रुप्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से। बात क्लियर? ओके। अब बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो एस कंप्लीट होने के बाद पी में जाएगा इलेक्ट्रॉन, NH2 NP 1 से लेके कहां तक होता है 6। हीलियम में सिर्फ पी ब्लॉक का एलिमेंट होने के बावजूद उसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? 1s2। वो हमने 3rd चैप्टर ऑफ 11th साइंस में डिस्कस कर लिया पीरियोडिसिटी वाले में, पीरियोडिक टेबल पढ़ते पढ़ते। वे हीलियम की प्रॉपर्टी नोबल गैसेस के साथ मिलती आ रही है, इसलिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्फ़िगरेशन उसको पी ब्लॉक में रखा गया है। क्या रखा गया है? क्लियर हुआ? The properties of the p block elements like that of the others are greatly influenced by the which size? Atomic size। बाकी others में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसेस नहीं होता है, जल्दी से वेरिएशन नहीं होता है, जल्दी से डाइवर्सिटी नहीं होती है, बट यहाँ पे पी ब्लॉक में आपको ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस दिखने मिलेगा एटॉमिक साइज का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज के साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी,
electron gain enthalpy and electro all are inversely proportional to atomic size. If atomic size increase, ionization enthalpy, conclusion of chapter number 3. मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मिट गया दिमाग से, इसलिए याद करवा रहा हूं, याद कर लीजिए। और वैसे हमने डी ब्लॉक में भी याद किया हुआ था। एटॉमिक साइज इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, साथ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द अनदर फिनोमिनन which is nothing but capacity to attract the electrons, bonding electrons, उसको हम बोलते हैं electronegativity. Fluorine is the most electronegative and negative element, then oxygen, then chlorine, bromine, iodine, and least electronegative element is lithium. Least electronegative element from the whole periodic table, that is the lithium. Okay, less electronegative elements considered as a S block group 1 and group 2. Metals जो होते हैं वो लोग less electronegative होते हैं। ग्रुप नंबर 17, 18 में खास करके इंटेज छोड़ दो, 16, 17 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके बाद 17 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आएंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोल सकते हैं। राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पोर्शन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आया समझ में? कुछ बातें मैं चैप्टर 3 ऑफ 11th साइंस की बोल रहा हूँ, इसीलिए बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। बात क्लियर हुई? The absence of d orbitals in the second period and presence of d and f orbitals in the heavier element. Second period के elements में d orbitals present नहीं होते, जैसे नीचे जाते हैं d and f का presence आता है inner में, कौन से ऑर्बिटल के तौर पे? inner ऑर्बिटल के तौर पे। Okay, that is starting from the third period onward, have a significant effects on the property of element, and that's why always first element has some different property than the another element, which is considered as anomalous behavior, जो ऑलरेडी अपने एस ब्लॉक में भी पढ़ा हुआ है, पी ब्लॉक 1 में भी पढ़ा हुआ है और पी ब्लॉक 2 में भी कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि पहला एलिमेंट जो होता है ना ग्रुप का, वो सेकंड पीरियड में आता है, क्योंकि पहले पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम ही राज कर रहे। तो सेकंड पीरियड से पूरे ग्रुप स्टार्ट होते हैं, तो उनका पहला एलिमेंट है, उनके पास डी ऑर्बिटल होती अवेलेबिलिटी नहीं है। सेकंड पीरियड मतलब n इक्वल्स टू 2 सेल, सुनते जाइएगा, n इक्वल्स टू विच सेल? 2 सेल, एंड 2 n इक्वल्स टू 2, 2s एंड 2p ओनली दैट। There is a no 2D. 2D is not possible. थोड़ा 11th साइंस का आपको नॉलेज चाहिए। 3D start from 3, यानी कि 3D is required, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 is required, मतलब थर्ड सेल से वो स्टार्ट होगा, यानी कि D स्टार्टिंग फ्रॉम द 3 पीरियड, थर्ड पीरियड के एलिमेंट से स्टार्ट होगा। इसलिए पहला जो एलिमेंट है उसमें D नहीं होगी, बाकी सब में D होगी, आगे जाके F भी आ जाएगी। एंड दिस influence the property of the element. That's why पहला एलिमेंट ऑलवेज बाकी के एलिमेंट से ग्रुप में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा प्रॉपर्टी शो करने में, एंड दैट इज नॉन एज एनोमलियस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर हुआ? पक्का ना? एनोमलियस यानी डिफरेंट प्रॉपर्टी शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, पकड़ रहे हो मेरे वर्ड्स को? पक्का ना? द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द सेकंड पीरियड and presence of d or f orbitals in the heavier elements, like starting from the third period onwards, have a significant effects on the properties of element. Okay, d and f जो आगे उसका काफी कुछ significance होता है properties में। In addition, presence of all three types of element, metal, metalloids, non-metal, bring diversifications in a chemistry of this element. Okay, वापस आते हैं यहाँ पे। हाँ, प्रेजेंस ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल। जनरली जब आप एस पढ़े होगे, एस ब्लॉक पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे? एस ब्लॉक, तो आपने देखा होगा कि ऑल मेटल्स हैव अ मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। तो जब पी में आते तो जिगजैग पैटर्न आपने देखा होगा, और जिगजैग पैटर्न में नॉन मेटल, मेटल एंड मेटलॉइड, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट। तो ये तीनों की डाइवर्सिफिकेशन हमें यहाँ पे दिखने मिलेगी। Having learned chemistry about the group number 13 and 14 of P block periodic table in the class 11, now we will learn the elements of subsequent group in this, and let's start from the group number 15. Okay, चार कैटेगरी अलग अलग होगी, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देन कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट पकड़ के उसके कंपाउंड पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। ओके, चलो तो ग्रुप नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 15 इंक्लूड नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमारी। मैकडोनल्ड से आई, कहां से आई? मैकडोनल्ड से। ओके, काफी कुछ अलग अलग ट्रिक बनाते हैं लोग, मेरे को ये याद रह गया सालों से, तो ये अच्छी भी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ओके,
तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमारी कहाँ से आई? मैकडोनल्ड से। ओके, तो ना NPASSBBIMC मेरे सारे 3 सिंबल से, यानी कि मुझे सिंबल याद रह जाएगा और अल्टीमेटली सिंबल का क्या याद रह जाएगा? नाम तो आएगा। ओके, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर AS मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी मतलब SB बिस्मथ का BI। ओके, अब मुझे ही पूछना चाहिए ना तुम्हें MCR में, मुझे तो ये क्वेश्चन तो मैं तुम्हें पूछता हूँ, तुमने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है। मार्कोव नियम करके है। ओके, दैट्स इट। मोस्कोवियम, सॉरी, क्या नाम है एमसी का? मोस्कोवियम। वो लास्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का, ध्यान रखना। और मैंने आपको डी ब्लॉक पढ़ाते हुए वार्न किया था कि डी ब्लॉक में हम स्टडी पीरियड वाइज करते हैं। 3rd पीरियड, 4th पीरियड, सीरीज बोला था, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, यस और नो। बाकी एलिमेंट का स्टडी हम ग्रुप वाइज करते हैं। तो अभी हम इस चैप्टर में ग्रुप वाइज आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक ही ग्रुप नंबर 15 में टॉप टू बॉटम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, arsenic, antimony, bismuth and moscovium. Last one is the moscovium. As we go down in the group, there is a shift from non-metallic to metallic through metalloid character. So this is the common property of any group. If you go downside the group, metallic characteristics going to be increased. तो सबसे पहले नॉन मेटल आएगा, देन मेटालॉइड्स आएगा एंड देन मेटालिक आएगा। आया समझ में? 15 ग्रुप में पढ़ रहे हो, सारे के सारे सेंटेंस कॉपी हो जाएंगे 16 ग्रुप में, 17, 18। Please remember this thing. Okay, nitrogen and phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, and last one, moscovium are typical characteristics, have a typical characteristics of metal, या typical metal. Okay, moscovium का नाम ज्यादा नहीं आएगा because it's a radioactive one. तो मैंने ऐड किया है, बाकी बुक ने ऐड किया नहीं है। बोलो को डाउट? कंफर्म? पक्का ना? पक्का ना? ओके, गुड। अकरेंस, तो नाइट्रोजन पता ही है आपको, एटमोस्फियर पे में 78% by the volume in the atmosphere. In the earth crust it occur as a, okay, that is NaNO2। चैप्टर पढ़ाने में मजा ये है कि कुछ बोलना ही नहीं, इसमें क्या लॉजिक आने वाला है, व्हाट आई कैन एक्सप्लेन कि भाई अर्थ में NaNO3 है, बट क्यों वही है, तो क्या करेंगे आज इसमें, क्या करेंगे, है ना? तो जस्ट इसको बोलते, मैं इसको बोलता हूँ इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर। Just collect the information, store in your mind and get the marks. Okay? तो याद रखना है कि 78% ही ना, आज जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ना वो सब एमसीक्यू के लिए, बराबर याद रखिएगा। जहां से एमसीक्यू वाला स्विच होगा मैं बोल दूंगा, बाकी एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। तो जो भी पढ़ेंगे आज, बराबर, तो दैट इज अकरेंस में आपने देखा 78% इन द एटमोस्फेयर। अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। दिस इज कॉल्ड चिली सॉल्टपीटर। चिली सॉल्टपीटर क्या बोलते हैं इसको? दिस इज द एमसीक्यू। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ चिली सॉल्टपीटर? हाँ, अभी तो मजा आएगा अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो दबा के बोलेंगे NaNO3, फिर मजा आएगा ना, क्योंकि उसके बाद का पढ़ो, इंडियन सॉल्टपीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज KNO3। अब पूछा होगा चिली, ओ सर KNO3, अरे भाई घर पे आके देख तो सही। अब घर पे आके देखने का क्या मतलब, इसीलिए प्लीज ध्यान रखना है कि ये सारी छोटी छोटी एमसीक्यूज आएगी, उसमें दिक्कत ना हो जाए। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपने डायरी वगैरह बनाई होगी, यूज दैट टेक्निक। केमिस्ट्री में वही टेक्निक काम आती है और कोई बड़ा सा जुगाड़ नहीं कर सकते हम उसके साथ। तो चिली सॉल्टपीटर इज NaNO3। ओके, और आपको है ना बहुत अच्छे से देंगे, मतलब इतने जबरदस्त ऑप्शन देंगे, NaNO3, NaNO2। तो आप नाइट्राइट यूज कर लोगे नाइट्रेट की जगह पे, NaNO2 कर लोगे, बराबर, साथ में HNO3, तीसरा ऑप्शन, और उसके बाद KNO3। मतलब आप सर खुंजाते रहोगे, यार NO3 याद आ रहा है बट इसमें तो 3 NO3 है, अबे HNO3 पर चूज करूँ, KNO3 करूँ, या लोचा हो गया है। तो आधा ज्ञान रबल में डाल दिया है ना। तो इसीलिए आपको परफेक्ट प्रिपरेशन करनी है। क्लियर? NaNO3 is chili saltpeter. KNO3 is Indian saltpeter. It is found in a forms of protein in a plants and
because proteins are amino acid. 14 chapter already we covered. amino acid में नाइट्रोजन is the part, है ना. फॉस्फरस, उसके बाद किसकी बात आ गई? फॉस्फरस occurs minerals of apatite family. apatite family का कॉमन फॉर्मूला है Ca9PO4 6 CaH2. मतलब एक कैल्शियम फॉस्फेट होता है, साथ में कैल्शियम क्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है, हाइड्रोक्साइड भी होता है. ओके, आगे का कंपोजिशन फिक्स है, डबल सॉल्ट है. डबल सॉल्ट सिखाया है किसी ने क्या? सिखाया ना, किसने सिखाया? ओके, तो पढ़े डबल सॉल्ट. दिस इज द डबल सॉल्ट. एक साइड पे कैल्शियम फॉस्फेट है, दूसरी साइड पे कैल्शियम का दूसरा सॉल्ट है. एक्स की जगह पे ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार फुलों की बाहर आए. ओके, कुछ कुछ और भी आ सकता है, कोई नेगेटिव. जैसे यहाँ पे क्लोरीन है और साथ में OH भी. तो अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोर एपेटाइट बोलेंगे, क्लोरीन होगा तो क्लोर एपेटाइट बोलेंगे, OH होगा तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलेंगे. बात क्लियर? एक्स की जगह पे चेंज होगा, बाकी कम वही का वही. तो एक सॉल्ट आगे वाला है और एक सॉल्ट पीछे वाला है, दैट इज डबल सॉल्ट. इसको एपेटाइट फैमिली बोलते हैं. तो कैल्शियम उसमें मेन है, दिख ही रहा है यार, 9 इधर और एक इधर. ओके, चलो, विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ. तो जो अर्थ के अंदर फॉस्फेट रॉक्स होते हैं उसके मेन कंपोनेंट है एपेटाइट. फॉस्फोरस इज एसेंशियल कंस्टिट्यूट्स ऑफ एनिमल एज वेल एज प्लांट मैटर. ओके, वैसे मैंने कैल्शियम बोल दिया, कैल्शियम फैमिली है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? फॉस्फोरस. तो उसमें फॉस्फोरस भी दिखेगा आपको अच्छे खासे प्रपोजल्स में. ओके, is an essential constituent for animal as well as plant matters. It is present in the bones as well as living cells. थोड़ा बहुत माइन्यूट तो माइन्यूट, बट लिविंग बींग्स के लिए जरूरी है. ओके, फॉस्फोप्रोटीन. फॉस्फोप्रोटीन क्या होते हैं? तो प्रोटीन्स के अंदर फॉस्फोरस होता है. जब ये जो एमाइंस होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, जब वो चेन बनाते हैं, वो चेन के बीच में फॉस्फोरस के थ्रू क्या होता है? बॉन्ड बनता है. बट अगेन आप रिमेम्बर, न्यूक्लियोसाइड ऐसा कोई वर्ड आया होगा 14 चैप्टर में, फिर उसमें से न्यूक्लियोटाइड कैसे आया? यस, बट कैसे? वो क्या है? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या था? गुड, शुगर प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट PO4 माइनस. आया कि नहीं आया? एंड देन आपका पूरा वो बेस के साथ जनरेट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो पूरा DNA स्ट्रक्चर रेडी होगा. आया डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड. तो फॉस्फोरस आया ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स में, मतलब वही एनिमल्स ही हुआ, एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी आएगा नेक्स्ट शॉट. ओके, तो फॉस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क एज वेल एज एग्स. वो मैंने आपको DNA की वगैरह की बात कर ली, बट फॉस्फोप्रोटीन एक्चुअली में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मिल्क एंड एग्स. ओके, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स. बाकी क्या बचा? फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक बचा, एंटीमनी बचा एंड बिस्मथ बचा. वो सल्फाइड फॉर्म में मिलता है हमें अर्थ में से. कौन से फॉर्म में मिलता है ना? पहला वाला लंबा खींचेगा, दूसरा वाला उसके बाद थोड़ा, और पीछे वालों का तो हाईलाइट ही करेंगे हम. तो क्लियर हुआ? आया ना? सीधा आपका ये कंप्लीट करने के बाद आएगा टेबल. क्या आएगा? टेबल. ओके, टेबल में नाना पाटेकर रेसोया सब बीमारी अरेंज हो गए. आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, हाईली बेबोकाना ओ ह. तो लाइक ना से कितना आएगा? 7. 7 प्लस 8 कीजिए, 15 प्लस 18 कीजिए, 33 प्लस 18 कीजिए, प्लस 32 कीजिए, प्लस 32 कीजिए, 100 MC का एटॉमिक नंबर. बराबर. तो पहले हमें 8 ऐड करना है, देन 18 18, देन 32 32. हमने कुछ जुगाड़ नहीं किया, हमें पता है कि ये जो नाइट्रोजन था, फिर आप पूरा पीरियोडिक टेबल का सेकंड थर्ड पीरियड घूम के आओगे, फिर वो आएगा. तो हमने जितने एलिमेंट्स आते थे ना पीरियड वाले, वो ऐड कर दिया. तो एटॉमिक नंबर रेडी हो गया. एक का रेडी करने से सबका रेडी हो गया. आया ना? पक्का ना? क्लियर ना? ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हे ने आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन. हे नेहा अगरकर को 0 रन पे आउट किया. हे नेहा अगरकर को 0 रन पे आउट किया, है ना? हे ने HENE. देखो, डिफरेंट वेज आर देयर. अगर आप अपनी कोई पुरानी ट्रिक से याद रख रहे हो तो ठीक है, नहीं भी थी आपके पास कोई ट्रिक तो ये ले लो. ओके, अगरकर AR KR 0 Z रन, यानी उसके बाद आएगा रेडॉन. ओके, तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन. अब देखो, इस सेकंड पीरियड में आता है, तो 2H2 2P3. विच ग्रुप वी आर गोइंग टू लर्न? 15. तो 15 में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं.
तो 2s2 2p3 हो गया 5। फिर सिर्फ कुछ क्या करना है 3s2 3p3, बट 2s और 3s में d नहीं आता है, ns के बाद n-1d आता है, ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं, याद आया। तो जब आप 4s2 4p3 लिखोगे, लेकिन 4s2 के बाद पहले 3d10 कंप्लीट हुआ होगा, देन 4p3 आया होगा, तो 4 में 3d आ जाएगा, लाइकवाइज 5 में 4d आ जाएगा, और जब 6 आएगा तो n-2f सिखाया है, तो जब 6 आएगा तब 4f आएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? पक्का? बस तो इतना ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है आगे। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे। क्या पूछेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये नंबर्स जो है ना पेज के, वो आप याद रखना लेटर ऑन। सिक्सटीन, ओके, नंबर याद रखना है, लिख के रखो, मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगी। पेज नंबर याद रखना है 16। ओके, सो ग्रुप नंबर 15 कंप्लीट। बात करते हैं ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 का ट्रिक बोलो। नहीं, ओ ससे, ओके सॉरी सर तो भूल गया, ओ ससे तेरा फोन नंबर दे ताकि मेरा लीवर चले। ओके, हार्ट बार तो बाजू पे रहेगा, दिमाग भी बाजू पे रहेगा, है ना। तो ओ ससे तेरा क्या देना है? फोन नंबर। तो ऑक्सीजन ने सल्फर को बोला ससे, ओ ससे, सेलुनियम, टेलुनियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम। एलवी का नाम क्या है? लिवरमोरियम। आ गया लिवरमोरियम, जबरा है ना। ओके, तो अगेन दैट इज अ रेडियो एक्टिव। और बेटा ये तो बहुत लास्ट वाले नए नए जो फाइंड किए ना, 115, 116, 117, 118, तो ये लास्ट वाले जो लास्ट में फाइंड आउट किए, तो उनकी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए उनका नाम ही नहीं आएगा, जिक्र ही नहीं होगा। देखो, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरियम एंड लिवरमोरियम किससे सीखा है? सर ने, बुक ने नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में फाउंड आउट किए गए ना वो है, पर मुझे पता है तो मैं सिखा दे रहा हूँ। क्लियर? ओके, दिस इज समटाइम नोन एज अ ग्रुप ऑफ chalcogen. The name of 16 group, what is that? Chalcogen. The name is derived from the Greek word for brass, and point is to association of the sulfur and it's conjunct with the copper. Copper sulfur के साथ जब कुछ एलॉयज वगैरह बनाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रास। क्या बोलते हैं? द वर्ड क्या होता है उसके लिए? ब्रास। ब्रास का जो ग्रीक वर्ड था वो था चाल्कोस, उस पे से सल्फर इस ग्रुप में आ रहा है तो नाम बोल दिया चाल्कोजन। क्लियर? जबरा लंबा लॉजिक लगा दिया इन लोगों ने, बट अब तो हम लॉजिक के पीछे नहीं भागेंगे, नाम के पीछे भागेंगे। ग्रुप नंबर 16 चाल्कोजन। बात क्लियर हुआ? मोस्ट ऑफ द कॉपर मिनरल्स कंटेन आइदर ऑक्सीजन और सल्फर एंड फ्रिक्वेंटली अदर मेंबर्स ऑल्सो। बाकी के मेंबर्स जो है वो भी मतलब अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बी, ऑक्सीजन सल्फर के साथ दूसरे मेंबर्स भी कॉपर के साथ ज्यादातर कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए कॉपर के ब्रास नेचर की वजह से कौन सा नाम बन गया? चाल्कोजेंस। बोलो, कोई डाउट? अकरेंस की बात 15 ग्रुप में हुई है, वैसे अकरेंस की बात अब 16 ग्रुप में करते हैं। तो जैसे वहां पे नाइट्रोजन 78% था, वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन एटमोस्फियर में कितना परसेंट है? 21%। पढ़ना नहीं है, पढ़ना भी है तो भी अच्छे से पढ़ना है, और जो नॉलेज है उसका यूज करना है। जो हमने पढ़ा हुआ है कि एयर में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21, बट एग्जैक्ट 21 नहीं होता, इसलिए 20.946। ओके, ऑक्सीजन इज द मोस्ट एमिटेड एलिमेंट ऑन अर्थ। ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 46.6 बाई मास ऑफ, एटमोस्फेयर की बात नहीं हो रही है, अर्थ पृष्ठ में बाई मास 46.6% होगा ही होगा। सारे मेटल ऑक्साइड फॉर्म में मिल रहे हैं,
तो 3 में मेटल के साथ कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। आया समझ में? आया या ना? ओके। एंड ड्राई एयर कंटेन्स 20.946% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। एयर में गैस आ जाएगा, गैस में मास की कोई दिक्कत, मास प्रॉपर्टी नहीं होता, इंपोर्टेंट वॉल्यूम का होता है। तो गैस में वॉल्यूम से बताते हैं। बोलो कोई डाउट है? क्लियर? ओके। एम्बिडेंट ऑक्सीजन की बात खत्म। ऑक्सीजन के बाद सल्फर। सल्फर इन द अर्थ क्रस्ट इज ओनली अबाउट 0.032। बहुत जबरदस्त है। मोर प्रैक्टिस में क्यों परफेक्ट। बाकी ऐसे एमसीक्यू आएंगे तब आप थोड़े ट्रबल में रहोगे, है ना। और मैंने बोला है कि केमिस्ट्री में इसके चांसेस है ऐसा है। तो मैंने बोला आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा कहाँ पे आने वाला है? एमसीक्यू। तो सीधे एमसीक्यू है, सीधा। इसमें मेरा और आपका कुछ लॉजिक नहीं आएगा। पूछे कि भाई अर्थ क्रस्ट में सल्फर का कितना प्रोपोर्शंस है, कितना एम्बिडेंस है? 0.032.1%। ओके। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन इधर उधर ही हो गए, 0.32, 0.01। तो इसलिए परफेक्ट डेटा अगर आपके दिमाग में स्टोर है, देन यू विल गेट द परफेक्ट आंसर। ओके। कंबाइंड सल्फर एग्जिट्स प्रिलिमिनरी एज अ सल्फेट। सल्फाइड अर्थ क्रस्ट में है तो कौन से फॉर्म में है? सल्फेट सच एज जिप्सम, लाइक CaSO4 2H2। जिप्सम को चिरोड़ी बोलते हैं, वन टाइप ऑफ क्ले। गुजराती में उसको चिरोड़ी बोलते हैं। इट्स नेम ऑफ दैट इंग्लिश इज, इन इंग्लिश, जिप्सम। जिप्सम से वन टाइप ऑफ चूना ही समझ लो, बट चिरोड़ी से सिगमेंट मेकिंग होता है, पीओपी बनता है। आया समझ में? चलो दूसरा है, देखो, इंडियन सॉल्ट पीटर। उसका जैसा है इप्सम सॉल्ट। वैसे वो पीटर था इसलिए थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन फिर भी इप्सम सॉल्ट है। इप्सम सॉल्ट किसको बोलते हैं? MgSO4 7 पानी पी गयो। ओके। MgSO4 कितना पानी पी गयो? 7 है, यानी 7H2। और CaSO4 ऑलवेज 2 पानी पीता है। काका ने 2 ग्लास 2 पानी पी। ओके। MgSO4 को 7। ओके। एंड बेराइट, बेराइट जो है वो BaSO4, बेरियम सल्फेट। एंड सल्फाइड एज गैलिना। शॉर्ट नेम जो है बहुत याद रखने पड़ेंगे। PBR गैलिना बोलते हैं उसको, वैसे 10th में आ गया है, आपको याद नहीं होगा वो बात अलग है, तो आज से याद रखने का स्टार्ट कीजिएगा। लेड सल्फाइड गैलिना बोलते हैं उसको। जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड बोलते हैं। वैसे नया नहीं है ये सारी बातें, 6th चैप्टर ऑफ मेट्रोलॉजी में हमने बातें की हुई है। ओके चलो गुड, सही है, कॉन्फिडेंट दिख रहा है। कॉपर पायराइट CuFeS2 बोला था, FeS जब पायराइट्स बोलेंगे, आया ना। ओके। तो ये हो गया आपका सल्फर। ट्रेस ऑफ सल्फर अकर्स हाइड्रोजन सल्फाइड इन अ volcanoes. Organic materials such as eggs, proteins, garlic, onion. देखो गार्लिक एंड ऑनियन हैज अ सल्फर। और हेयर में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? कैरेटिन प्रोटीन होता है। कैरेटिन प्रोटीन्स में फैक्टर्स को कंप्लीट करने के लिए सल्फर देना पड़ता है। एंड दैट्स वाई ओनियन जूस को बालों में लगाना चाहिए। समझ में आया? नहीं कि केमिकल्स। ओके। वैसे मुझे भी अप्लाई करना चाहिए। मस्टर्ड, हेयर, वूल, ये सब में क्या है? सल्फर। बात क्लियर? ओ सस्ते की बात खत्म। ओ सस की खत्म से पे आएंगे सेलुनियम। सेलुनियम एंड टेरुलियम नाम से ही लगता है दोनों भाई भाई है। ओके। दे आर ऑल्सो फाउंड इन अ मेटल सेलेनाइड। जैसे मेटल सल्फाइड होता है वैसे मेटल सेलेनाइड्स, मेटल टेलुराइड। ओके वाह सही है। इन अ सल्फाइड और, ओके, सल्फाइड्स और होते हैं तो सल्फर के साथ थोड़े थोड़े घुस जाते। गॉट इट? लास्ट में कौन है? पोलोनियम अकर्स इन द नेचर एज अ डीके प्रोडक्ट। पोलोनियम से ही डीके हो गया। तो लिवर्मोरियम तो बोल ही नहीं सकते, आर्टिफिशियल है। ओके। थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स। जब देखा था ना 13 चैप्टर न्यूक्लियस वाला पढ़ गए, उसमें वो जब डिकम्पोज होता है यूरेनियम तो पोलोनियम मिलता है। फिजिक्स की बात आ गई। चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे हमने। यूरेनियम का बॉम्ब फोड़ा था, न्यूक्लियर फिजन, तब पोलोनियम मिला था एज अ प्रोडक्ट। ओके चलो कोई बात नहीं। The important atomic and physical properties of group number 16 with electronic configuration given in the table, and कुछ properties जो हम later on discuss करने वाले, but table कहा गया यार मेरा। ओ सर से तेरा फोन नंबर है ताकि लीवर चले। चलो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 8 + 8 + 18 + 18 + 32 + 32। क्लियर? कौन सा ग्रुप है? 16। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, NH2NP4, मतलब 2s2 2p4, हीलियम नियोन आर्गोन क्रिप्टॉन जेनॉन तो लिख दिया। फिर 3s2 3p4,
फिर इसके लिए 4s2 4p4, बट 4 कंप्लीट होने से पहले 3d, फिर 5s2 5p4, 5 के लिए पहले 4d, 6s2 6p4, उसके पहले 4f एंड 5, बराबर। कुछ चेंज नहीं हुआ, वहां पे p3 था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया p4, है ना। अब आपको 18 याद रखना है। क्या याद रखना है? 18, मतलब 16 की जगह पे 18 याद रखना है। ग्रुप नंबर 17, ओके। ग्रुप नंबर 17, फूलों की बाहर आई तो आंटी नाच उठे, ओके। आपके आपके क्लास में भी आंटी नाच उठते हैं, यहाँ पे भी आंटी नाच ही उठते हैं। है ना। तो अब हम बात कर रहे थे भाई, फूलों की बाहर आई तो आंटी
तो देखो क्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया एंड एस्टेटाइन। एस्टेटाइन उसके बाद भी एक होगा, है ना। एंटी टेंशन में आ गया था मेरा, मैं एंटी नाइट्रोटिक चल जाता था जब लास्ट एलिमेंट की जरूरत नहीं थी। तो फिर ट्रिक क्या बना, फूलों की बाहर आई तो एंटी टेंशन में आ गए। तो लास्ट जो था, लास्ट एलिमेंट जो है 170 का टीएस, क्या है उसका सिंबल, टीएस। ओके चलो, तो उसका नाम क्या है, दैट इज टेंसेसाइन। क्या नाम है, टेंसेसाइन। ओके आगे बढ़े। दिस आर कलेक्टिवली नोन एज विच वन, हेलोजन। ग्रीक में हेलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जेंस मतलब बॉन्ड, जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं हेलोजन। और ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, अल्कली मेटल को पकड़ पकड़ के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। NaCl बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, बोलते हैं कि नहीं। ओके चलो, सो द हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट। जो नॉन मेटालिक एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो ग्रुप नंबर 17 के है एलिमेंट। आया समझ में, लाइक अ ग्रुप नंबर 1 एंड 2। ग्रुप 1 इज फॉर अल्कली मेटल, ग्रुप 2 फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 17 shows a great similarity amongst themselves। अभी हम देखेंगे 15 16 में एक दूसरे से दूर भागेंगे प्रॉपर्टीज में, डाइवर्सिटी दिखाई नहीं मिलेगी, कॉमन प्रॉपर्टीज बहुत ही कम होगी। बट ये 17 है, बोलते हैं अपने भाई भाई। अरे इस पीरियोडिक टेबल में पहला वाला ग्रुप दूसरा वाला ग्रुप अगर साथ में मिलकर रह सकता है तो हम क्यों नहीं रहेंगे। हम लास्ट में आ रहे, हमारे बाद तो 18 है, वो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कोई केमिस्ट्री है नहीं क्योंकि वो नोबल गैसेस है। तो 17 में ज्यादा सिमिलरिटीज देखने मिलती है, एक फैमिली की तरह रहते हैं। बात क्लियर रहते हैं, इंटरसेंस क्या प्रॉपर्टीज पोस्ट करते हैं। That much similarities is not found in the element of other groups of periodic table। जितनी 1 2 और इसमें मिलती है ग्रुप में सिमिलरिटीज, वैसे दूसरे कोई और ग्रुप में नहीं मिलती है। ऑल्सो देर इज अ रेगुलर ग्रेडेशन इन दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। रेगुलर पैटर्न है, पीरियोडिसिटी है, जो हमने चैप्टर नंबर 3 ऑफ 11th साइंस में की थी। टॉप टू बॉटम जाने में ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा वगैरह, वो ग्रेविटेशन आपको दिखने मिलेगा, लेटर ऑन बात करेंगे हम। एस्टेटाइन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और उसके बाद आने वाला तो टेंशन ही क्रिएट कर रहा है, टेंसेटाइन, वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मैन मेड एलिमेंट है। वैसे 90 के बाद 98 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी एलिमेंट्स है वो सब मैन मेड है। आया समझ में। अकरेंस की बात कर ले, क्योंकि हम कब का अकरेंस डिस्कस कर रहे हैं सब ग्रुप का साथ में। तो अकरेंस में बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन आर fairly abundant while ब्रोमीन, आयोडीन इज लेस, उसमें कम मिलता है उनका प्रोपोर्शन। फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन मैनली एज अ इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स व्हिच इज नोन एज फ्लोरस्पार, CaF2। याद आया आपको, मेट्रोलॉजी में हमने बोला था एल्यूमिना वाला, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एल्यूमिना का, बॉक्साइट टू एल्यूमिना में जाने के लिए, देन एल्यूमिना टू एल्यूमिनियम में जाने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कंडक्शन कम है, तो टू इंक्रीज द कंडक्शन, टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, we going to use flux, है ना। परफेक्ट प्रिपरेशन, नो वर्ड स्किप, एक भी वर्ड स्किप होना नहीं चाहिए। आया समझ में। तो दैट इज फ्लक्स, एंड एज अ फ्लक्स हमने ऐड किया था फ्लोरस्पार, CaF2, एंड क्रायोलाइट दैट इज Na3Lf6, दैट इज क्रायोलाइट। और अभी तो हमने पढ़ा फ्लोर एपेटाइट, एपेटाइट सॉल्ट पढ़े कि नहीं पढ़े, थोड़े फॉर्मूला चेंज हो गए, हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे 3 कर दिया। आप लोग मुझे पता है मेरे को बहुत मानते हो, है ना, हुआ ना हुआ ना, आप मेरे पे एक्सप्रेशन पे चले जाते हो और भी फंस जाते हो। ओके बट कोई बात नहीं, ऐसे ही हमारी दुनिया चलती है, हंसते खसते करते सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब तो खत्म करने का बहाना आ गया है, खत्म करने का माहौल आ गया है ना। पहले पढ़ने का माहौल था, ईयर स्टार्टिंग था है ना, अब खत्म पे आ गए हम। चलो कोई बात नहीं। Small quantities are present in the soil, river water, plants and bonds as well as teeth of animals. Sea water contains chloride, bromide and iodide of sodium, potassium, magnesium and that's why sea water is hard water. Okay.
but it is mainly sodium chloride, that is 2.5% by mass. बहुत नाइंसाफी। वन, इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोग्राम वाटर आप सॉल्ट वाटर लाओगे तो उसमें से सिर्फ 2.5 ग्राम जो है, नहीं 1 किलोग्राम है तो 2.5 किलोग्राम नहीं होगा, सॉरी 2.5%, तो 2.5 बाय 100 यानी 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो 1000 का डिवाइड कर लेंगे 100 तो 10 बचेगा, तो 2.5 इंटू 10 मतलब 25 ग्राम ओनली आपको क्या मिलेगा, NaCl, दैट इज 2.5%। क्लियर हुआ, सिर्फ 25 NaCl मिलेगा, तो सोचो कितना दिक्कत होता होगा। टन्स ऑफ salt is produced from the sea water in India. It's a very necessary thing for the human beings. कुकिंग उसके बिना होने वाला नहीं है। सर क्यों लेते हैं, नहीं नहीं डालना है, ऑप्शन ढूंढो, तो ऑप्शन क्या ढूंढोगे, बायोलॉजिकली इट इज रिक्वायर्ड, Na and iodine both are we will get from the salt, और कोई सोर्स तो है ही नहीं, अगर हम वो बंद कर देंगे तो सेंसेशन ही बंद हो जाएगा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट्स व्हाई इट इज अ बेसिक नेसेसिटी। वो खाना बनाने में जो यूज करते हैं ना, वो स्वाद आता है, और स्वाद नहीं है, वो बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है भाई, वो स्वाद तो दूसरी चीज है। ओके, वो तो स्वाद स्वाद करके चटका जाते हैं, लेकिन इससे हमें बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशन मिलता है, मेन थिंग। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। द डिपोजिट ऑफ ड्राइड अप सीड्स कंटेन्स दिस कंपाउंड एज फॉर एग्जांपल सोडियम एंड कार्नेलाइट, दैट इज कार्नेलाइट्स में खास करके ध्यान रखिएगा, ये तो है ही है, कार्नेलाइट में यहाँ पे खास करके KCl, MgCl2 एंड 6H2। ओके, मैं इसको कार्लोलाइट सॉरी क्रायोलाइट समझ आ रहा है, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा ये तो है ही है, नहीं बट ये कार्नेलाइट से, कार्नेलाइट का एक फॉर्मूला है KCl, MgCl2, 6H2, अगेन दिस इज डबल सॉल्ट। अगर ये पोटेशियम वो Al2SO4 K2SO4 वाला एलम समझाया था, पोटास एलम, वैसे ये एक कार्नेलाइट भी कौन सा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट। चलो सर एक एक करके काफी सारे डबल सॉल्ट निकल रहे हैं, तो काफी सारा लिस्ट है। ओके, तो जब दो कंपाउंड्स विच आर ऑलरेडी स्टेबल रिएक्ट विथ ईच अदर एंड मेड new compounds, then that is known as complex compound. If they are just mixed up and retain their property, then it is considered as a double salt. Okay, good. Certain forms of, मेरे स्पीड को मैच कीजिएगा, बोलने की स्पीड को मैच कीजिएगा, कानों को लगा के रखिएगा। Okay, certain forms of marine life contain iodine in their system. Various seaweeds, for example, contain up to 0.5% of iodine, and chili saltpeter, ध्यान देना, चिली सॉल्टपीटर कंटेन्स अप टू 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट। ओके, वही आया ना, मतलब वहां पे मस्त नाम था, चिली नहीं था, मैं क्यों कंफ्यूज हो गया। ओके, NaNO3, मुझे लगा उसमें थोड़ा 3 लेटर्स वाला नाम था। चलो, चिली सॉल्टपीटर, और वो भी था इंडियन सॉल्टपीटर, तो चिली सॉल्टपीटर NaNO3 एंड इंडियन सॉल्टपीटर KNO3। तो ये जो चिली सॉल्टपीटर NaNO3 है, उसमें 0.2% सोडियम आयोडेट भी होता है, आया समझ में, तो आयोडीन उस फॉर्म में आपको मिल जाता है। इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज के लिए हम टेबल देखने वाले हैं, खास मुझे तो कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर क्लियर करवाना है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर अब ऑक्सीजन के बाद तो 9 ही आएगा, 9 + 8 17 + 18 35 + 18 + 32 + 32 117 में आया TS, टेंशन। ओके, 10 से साइन, टेंशन मत लिख के आना, वैसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, बट 10 से साइन याद रखेंगे। फिर हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, xenon तो है ही है। वहां पे आ रहा था 15 ग्रुप में आ रहा था, 15 ग्रुप में आ रहा था NH2NP3, फिर आया NH2NP4, यहाँ पे आएगा NH2NP5 में 2H2 2p5, 3H2 3p5, 4H2 4p5 में 3d10 ऐड करना है, 5H2 5p5 में 4d10 ऐड करना है, 6H2 6p5 में 5d10 4f14, ऑलरेडी आई टोल्ड कि भाई NSNP होता है, N-1 D होता है एंड N-2 F होता है, मैंने ऑलरेडी डी ब्लॉक में भी सिखा दिया है। क्लियर हुआ, तो आपको अभी याद रखना है 28 पेज नंबर। लास्ट ग्रुप, आज ही चैप्टर खत्म कर देंगे।
चैप्टर नंबर 18, अब माय मिस्टेक, सॉरी, ग्रुप नंबर 18। ओके, ग्रुप नंबर 18। देखो इसमें एक्चुअली क्या है, मुझे पहले से गोल था मेरा मैथ्स पीएचडी, बट जब मैं इंजीनियरिंग में गया ना तब मुझे आइडिया आया कि यार मुझे बीएससी मैथमेटिक्स करना था, फिर एमएससी मैथमेटिक्स करना था। अगर मैंने मास्टर्स मैथमेटिक्स में किया होता देन आई विल एबल टू डू पीएचडी इन मैथमेटिक्स। बट अब 4 साल तो वापस नहीं जा सकता। वैसे इंजीनियरिंग भी मेरा शौक था, मैं बीएससी जाता तो मैं अपने आप को ऐसा गिन मानता, मतलब यार क्या कर रहा है बीएससी, ऐसा करके मैं नहीं सेटिस्फाई नहीं होता। गोल मेरे बड़े थे पहले से। सुन लो मैं बता रहा हूँ। तो जिस डिग्री पे आप मास्टर करते हो उस डिग्री पे आप पीएचडी कर सकते हो। तो 2014 2017 में मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया एंड देन आई स्टार्ट दिस वन बिकॉज ऑलरेडी आई मैरिड, तो मुझे थोड़ा फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होना था। तो इंजीनियरिंग फिर छूट गया 2017 से लेके 2000 कितना हुआ 22, मतलब जितना ज़्यादा भी नहीं हुआ है, 4 साल हो गए, बट 4 साल में इंजीनियरिंग जीरो हो गया। जीरो इन द सेंस व्हाट, अभी मेरे को पढ़ना हो तो मुझे टाइम जाएगा, क्योंकि सारे लॉजिक्स जो थे कहीं सड़ गए दिमाग में कहीं और चले गए, क्योंकि अभी मेरा 11th 12th बिल्कुल परफेक्ट है। साथ में जो मैं पढ़ रहा हूँ वो परफेक्ट है, क्योंकि अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल एक ऐसे ऐसे दो है स्ट्रीम, क्योंकि मैं सीधा एजुकेशन पे आ गया, आर्ट्स के सब्जेक्टिव में आ गया, दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। और वो मैंने स्पेशली सिर्फ इसी फील्ड में रहने के लिए किया है जो मैं कर रहा हूँ अभी 11th 12th की स्कूल्स में, क्योंकि पहले गवर्नमेंट नहीं करवाती थी, फिर गवर्नमेंट ने वो ओपन किया कि भाई नहीं यार, ऐसे बैचलर इंजीनियरिंग करने के बाद अगर किसी को टीचर बनना हो तो क्या करेगा। तो गवर्नमेंट ने ओपन किया कि नहीं, यू कैन डू इट बीएड। तो मैंने एडमिशन लिया, बैचलर ऑफ एजुकेशन किया एंड देन उस पर मास्टर्स ऑफ एजुकेशन किया। तो अभी करेंटली मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस किसमें, एजुकेशन फील्ड में। तो अब मेरा मास्टर्स ऑफ एजुकेशन है। नाउ आई एम एलिजिबल टू डू पीएचडी इन बोथ सेशन, इंजीनियरिंग इन पीएचडी इन टेक्नोलॉजी, जो मेरा मास्टर ऑफ थर्मल है, तो मैं थर्मल में ही पीएचडी कर सकता हूँ, दूसरे किसी सब्जेक्ट में नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे मेरा मास्टर्स ऑफ एजुकेशन है, तो मैं एजुकेशन में पीएचडी कर सकता हूँ। तुम्हें बायोलॉजी में पीएचडी करना है तो यू हैव टू डू बीएससी इन बायो देन एमएससी इन बायो।
बट एमएससी इन बायो में बायो के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे बॉटनी होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, जूलॉजी होती है, तो यू हैव टू पिक वन टॉपिक, उस पर तेरी एमएससी होगी, और जिस टॉपिक में तू एमएससी करेगा उसी टॉपिक में पीएचडी होगी। नहीं, व्हेन यू टेक द बीएससी इन बायोलॉजी तो पहले साल तुम्हें कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे, फिर तुम्हें सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ना पड़ेगा, वो कुछ ऐसा चॉइस पे होता है, कुछ बार कॉलेज हम डिसीजन लेते हैं। फिर लास्ट ईयर में तुम्हें सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना है, ऐसा है, बट फिर भी दैट कैन बी वेरिएबल, चेंज इट कॉलेज टू कॉलेज, यू हैव टू इंक्वायर फॉर दैट। वो तो बायोलॉजी, हाँ उसमें भी अलग अलग टॉपिक आता है, तो बायोलॉजी को जितना छोटा समझ है उतना है नहीं। जब तुम मानो कि यू सिलेक्टेड बॉटनी, तो बॉटनी के रिलेटेड काफी सारे फील्ड होते हैं, तो सब फील्ड के अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पे आएंगे। आया समझ, अभी जो जो तू चैप्टर पढ़ रहा है ना 12th में, वो सारे वो सब्जेक्ट बन जाएंगे, वो सब्जेक्ट बन जाएंगे। आया समझ में, और तू बहुत डिटेल में चला जाएगा। तो दिस इज द थिंग ना, अभी हम ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, फिर हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, व्हेन यू डू डिग्री एंड वगैरह, देन आप और डिटेल में चले जाते हैं। जैसे जब मैं मैकेनिकल पढ़ रहा था, तो मैं 48 सब्जेक्ट को पढ़ा हूँ 4 साल में, उसमें से एक सब्जेक्ट था थर्मल, उसको मैं 2 साल पढ़ा, और उसमें थर्मल के रिलेटेड 24 सब्जेक्ट पढ़ा 2 साल में। अब अगर कोई आगे बढ़ेगा और उसको क्या करना है, पीएचडी करना है, तो फिर वो एक सब्जेक्ट जो 24 है ना, उसमें से एक सिलेक्ट करेगा, एंड देन आगे बढ़ेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 18 हमारे जैसे है, नोबल, किसी के साथ रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, झगड़ा नहीं, शांत वाले। ओके, हे ने आर्गोन, अभी हमने याद किया था ना, हे नेहा अगर कर को 0 रन पे आउट किया। ओके, अब इसके बाद भी एक 118 एलिमेंट होगा। ऑर्गेन्सन, ओके, जिसका सिंबल होगा OG, है ना। है नेहा अगर कर को 0 रन पे आउट का वो आ गया ना, क्लियर, तो OG, ऑर्गेन्सन। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, लास्ट वाला नहीं दिया गया है, 118 लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऑल दिस आर केमिकली अनरिएक्टिव एंड दे फ्रॉम वेरी फ्यू कंपाउंड्स, क्योंकि रिएक्टिव नहीं है, बट फिर भी लोगों ने मार जुड़ के कुछ कंपाउंड बनाए हैं, तो हम पढ़ेंगे भी सही, जेनॉन के कंपाउंड पढ़ेंगे, क्योंकि आगे वाले तो बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है इलेक्ट्रॉन को, ना लेने वाले हैं। जो भी हम कर सकते हैं वो बड़े साइज पे कर सकते हैं, तो जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते हैं, साइज इंक्रीज हो जाता है, वी कैन डू विद द जेनॉन। तो जेनॉन के कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज या कंपाउंड्स आएंगे, और रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है, तो वो तो वैसे ही छुट जाएगा, ओजी तो उसके बाद आएगा, उसको तो देखना ही नहीं है। सो बिकॉज दिस दे आर टर्म, दैट्स व्हाई दिस इज टर्म्ड एज noble gases. All the noble gases except radon occurs in the atmosphere, and their atmospheric emissions in a dry air is about 1% by the volume. Gases है तो atmosphere में ही मिलेंगे, okay, of which argon is major constituents. Helium and sometimes neon are found in the minerals of radioactive origin like pitchblende, monazite, clavite, ये सब ऐसे और से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, एंड द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। जेनॉन एंड रेडॉन की अगर हम बात करें तो दे आर द रेयरेस्ट एलिमेंट्स इन द ग्रुप, काफी कम दिखने मिलते हैं। रेडॉन इज ऑब्टेन डीके ऑफ रेडियम, ये रेडियम है। ओके, रेडॉन का सिंबल होता है Rn, तो रेडियम जो है वो डीके होगा तो रेडॉन मिल जाएगा। ओके, तो रेडॉन जो है वो 86 पे आएगा। कैसे पता चला सर 86 पे आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लेकर ऑन, इसमें 2 बार +8 करेंगे क्योंकि हीलियम फर्स्ट पीरियड का है। ओके, तो हीलियम +8 करेंगे तो नियोन 10, 10 +8 करेंगे 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86, 86 आ गया रेडॉन। ओके, अब ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, उसमें से अल्फा निकलेगा तो 2, 86, 88,
4 to 22, बात खत्म, क्लियर हो गया। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट? इंपोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन एंड ओजी, जो मैंने ऑलरेडी आपको एटॉमिक नंबर्स तो बता ही दिए, और इसमें आपको 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 3d10, 5s2 5p6, 5d10 4f14, क्लियर हुआ? इसमें बीच में एक न्यूमेरिकल आ गया तो उसको भी देख लेते हैं। वाई आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 18 नॉन एज नोबल गैस? क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, कितने सालों से पढ़ रहे हैं कि ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स थे ड्यू टू द ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, वो कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, दे आर नॉट फाउंड इन द कंपाउंड फॉर्म एंड दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ व्हाट, नोबल गैस। बाकी की स्टडी आपके लिए क्लियर हुआ, कंफर्म? ओके, तो अब बात करने वाले हैं हम प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्रुप नंबर 15। ओके, सो द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंट, अभी देखा हमने टेबल में 15 में NH2 NP3, s orbital of this group is completely filled and p orbital are making their electronic configuration p4 से भी स्टेबल है। आया समझ में? आया ना? पक्का ना? कंफर्म? ओके, electronic configuration of group number 16. Group number 16 have a 6 electron. Element of group number 16 have a 6 electron in a outermost cell. Electronic configuration is okay. क्या था पेज नंबर? ओके, तो ग्रुप नंबर 17 की अगर हम बात करें तो all these elements of 7 have a 7 electron in their outermost cell, that is NH2 NP5. 1 electron short, देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, किसके कंपेयर में? नोबल गैस। अब कौन सा था? नहीं किया ना, वो याद ही नहीं रखा हमने, याद रख लेंगे 38, अब याद रखेंगे 39। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबल गैसेस हैव अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, many of the property of noble gases including their inactive nature are ascribed to क्लोज सेल स्ट्रक्चर। उनमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोज सेल स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको। क्लियर हुआ? बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके, नेक्स्ट है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी। कैसे मैं पढ़ा रहा हूं? 15 16 17 ग्रुप नंबर आप टेबल बनाओगे, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 8 पे लिखोगे। पहला प्रॉपर्टी अकरेंस, इनके पॉइंट सामने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी, और फिर उसको पूरा मतलब अब तो जितना 4 महीना बाकी, 2 महीना बाकी बचा है, इतना पढ़ता रहोगे, पढ़ते रहोगे। आया समझ में? आया समझ में? ये टेबल नहीं बना तो मेरा श्राप रहेगा, इस चैप्टर में मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। इट्स अ मेथड, उसमें मेरा कोई साफ बाप कुछ ऐसा कोई फिजिकल मीनिंग तो होता ही नहीं है, बट थिंग ये है कि इस चैप्टर को याद रखने का तरीका यही है। फिर आप चाहे दुनिया का आप पाताल एक कर लो तो भी नहीं होगा। ग्रुप आपने टेबल बना के फॉर्म किया और खुद बनाया हुआ है, खुद का दिमाग लगा के, तो बहुत मजा आएगा। दूसरे का कॉपी किया हुआ है तो भी मार्क्स कम होने के चांसेस है। रास्ता तो मैं बता ही रहा हूँ, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, हेडिंग लगा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकरेंस से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही ना, सबका अकरेंस पढ़ाया, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाया, सबका एटॉमिक आयोनिक रेडी पढ़ाऊंगा। बात क्लियर? तो ग्रुप नंबर 15 का एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी पढ़ते हैं, तो कोवेलेंट एंड आयोनिक इन अ पर्टिकुलर स्टेट रेडी इंक्रीज इन अ साइज डाउन द ग्रुप। सिंपल सा है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ 11th साइंस। जैसे नीचे जाते सेल नए नए इंक्रीज होते जाते। हमने देखा 2s 2p6 2p2 होता है, तो फिर आता है 2s 2p3 होता है, तो 3s2 3p3 आता है, फिर 4s2 4p3 आता है। नई नई सेल ऐड होती जाती है, जो न्यूक्लियस से कहा जाती है, दूर जाती है, तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। डाउन जाने से रेडियस इंक्रीज होगा। दैट इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन फ्रॉम N to P। देखो ये नॉन मेटल, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस के यहाँ पे वर्ड्स कौन सा आएगा? कोवेलेंट। बट कोवेलेंट हो आयोनिक है एटॉमिक, रेडियस रेडियस होता है। ओके, जैसा उन्होंने बॉन्डिंग बनाया उस तरह का नाम देते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बनाते हैं। तो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस नाना पार्टिकल सिर्फ 2 तक ही गए, थोड़ा इंक्रीज दिखने मिलेगा आपको, बराबर। एंड फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ स्मॉल इंक्रीज इन अ कोवेलेंट रेडियस। इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन ऑलरेडी हम डी ब्लॉक में पढ़ के आए।
क्योंकि आपने देखा भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में फॉस्फोरस के बाद तो डी चालू हो जाता है, और डी ऑर्बिटल कंप्लीट होने के बाद कंट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन आया, इनर ऑर्बिट फिल हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और नजदीक चले जाते हैं, तो जितना बढ़ना चाहिए सीडिंग इफेक्ट, जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ेगा नहीं। बात क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई इंक्रीज होता है, लेकिन दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन द हैवियर मेंबर। आया समझ में? आया ना? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 16 की, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू, मैंने कहा सेंटेंस चेंज करना था, वही सेम टू सेम सेंटेंस है, वैसे कोई पूछने वाला नहीं है, एमसीक्यू में आएगा। ओके गुड। द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउएवर एक्सपोनेंशियली स्मॉल। ओके, नीचे जाते वैसे साइज क्या होती है? हाँ, तो ऑक्सीजन तो पहले ही है ना, तो वो बहुत ज्यादा कम है। क्यों कम है वो बाद में देखेंगे, उसके कन्फिग्रेशन की वजह से। आप कौन सा था? ओके, अब 29 याद रखेंगे। तो दैट इज हैलोजन हैव अ स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू द मैक्सिमम इफेक्टिव। अब 17 ग्रुप की बात करें तो आप पीरियोडिक टेबल में जर्नी करते गए, लेफ्ट टू राइट पहुंच गए, राइट में जाने के बाद 18 ग्रुप इज द लास्ट, बट 18 ग्रुप तो छोड़ ही देते, 17 ग्रुप को लास्ट ले लेते। तो जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं रेडियस कम होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट किसकी होगी रिस्पेक्टिव पीरियड्स में? रिस्पेक्टिव पीरियड्स की बात हो रही है हॉरिजॉन्टल लाइंस में, हैलोजन की। किसकी होगी? हैलोजन की। एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। सेकंड पीरियड में कौन आता है? फ्लोरीन। बाकी लीना के रूबी से नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, हाहेली, ली, बेबो, काना, ओफ, वो जो पूरी सीरीज बनी पीरियड वाली हॉरिजॉन्टल, उसमें फ्लोरीन की सबसे कम रेडियस है, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, रेडियस क्या हो जाता है कम हो जाता है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू, बट ग्रुप में अगर आप जाते हो फ्लोरीन टू आयोडीन नीचे बॉटम की ओर, तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। दैट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वांटम सेल। मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया था, नहीं नहीं सेल इंक्रीज होगी। बोलो कोई डाउट? चलो यहाँ पे इधर दिया है, यह है ना 17 ग्रुप, सॉरी 17 है 18, 18 है। एटॉमिक रेडी इंक्रीज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन, कोई डाउट है ही नहीं इसमें तो। ओके, बात करते हैं अब 15 ग्रुप के आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने बोला आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियस के साथ ऑपोजिट, मतलब कि रेसिप्रोकल रिलेशंस में है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज। साइज इंक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। बिकॉज बट ग्रुप नंबर 15 की बात करें, और अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बोला कि ए तो पे हाफ फिल्ड है, एंड दैट प्रोवाइड द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। So because of extra stable half-filled p orbital electronic configuration and smaller size, ionization enthalpy of group number 15 element much greater than of group 14 से ज्यादा है। किसकी? 14। तो 14 में क्या होगा? NH2 NP2, बट 15 में क्या कंफिग्रेशन है? NH2 NP3 NP3, इट्स मोर स्टेबल। आया समझ में? तो इनकी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। वैसे भी एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने से साइज कम हो रही थी, तो एंथैल्पी क्या होने वाली थी? इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि स्टेबल कन्फिग्रेशन आया। हाफ फिल। क्लियर हुआ? ओके, द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिवली आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपेक्टेड एज, सिंपल सा है, कोई भी एलिमेंट ले लो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड ज्यादा ही होती है, सेकंड से फर्स्ट से सेकंड ज्यादा, सेकंड से थर्ड ज्यादा, उसमें कहीं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो लॉजिक है ही नहीं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी देनी पड़ती है, दूसरा निकालने में और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि साइज क्या होती है? कम, कैटायोनिक साइज। मैंने वैसे बोला था चैप्टर 3 ऑफ 11 याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो व्हेन यू रिमूव द वन इलेक्ट्रॉन, तो कैटायोनिक साइज गोइंग टू बी डिक्रीज, देन यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी, पहले से भी ज्यादा देनी पड़ेगी टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड निकाल दिया और रेडियस क्या हो जाएगी? कम, रेडियस कम हो जाएगी, एंड देन रिक्वायर अनदर थर्ड मोर एनर्जी। ओके, बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके देन, कौन सा नंबर? कहा बे 19 आ गया? अरे आ गया आ गया।
Ionization enthalpy of 16 group. Which group? 16 group. Ionization enthalpy decrease down the group. It is due to the increase in same sentence है, copy pasted, मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ेगा. Inversely proportionality. आया समझ में? However, elements of group have a lower ionization enthalpy values than the group number 15. एक ऐसे भाई, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी, बराबर. तो ग्रुप नंबर 15 के बाद ग्रुप नंबर 16 की बढ़नी चाहिए थी, बट कम हो गई. क्यों? ग्रुप जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज तो डिक्रीज होती है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी. तो 14 ग्रुप के बाद 15 ग्रुप का एलिमेंट आता है, 15 के बाद 16, तो 16 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना था लेकिन कम हो गया. क्यों? उसमें 16 का गलती 15 का है. क्या बोले? कन्फिग्रेशन पढ़े ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए 16 का इधर क्या रहेगा? कम. बात समझ में आया? गुड. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ग्रुप नंबर 15 हैव अ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स. ओके, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन. बोलो को डाउट? कंफर्म? यस और नो? हाँ, इसीलिए मैंने साथ में पढ़ा है. मैं पहले दिन पढ़ा था, फिर पूरा ग्रुप नंबर 15 रेडी करता, पूरा कंप्लीट करता, और फिर ग्रुप नंबर 16 स्टार्ट करते, सब वापस समझाना पड़ता. पढ़ने में भी ऐसा है, साथ में पढ़ोगे तो मजा. ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है, और इसलिए आपका टेबल रेडी होना चाहिए. बोलो. ओके. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लिटिल टेंडेंसी टू, अब तो हम 17 ग्रुप में चले गए यार. ये क्या इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, वो तो गेन में इंटरेस्ट रखता है, बट फिर भी अगर आपको करना है तो एनर्जी दे दो, बराबर. बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा. सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की है, पीरियड में सबसे लास्ट में आते, सबसे छोटे हैं. आया समझ में? हाँ, उससे भी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी नोबल गैसेस, क्या नाम देंगे उसको? नोबल गैसेस देंगे, इनर्ट गैसेस, बराबर. बराबर. उसको मारोगे जुड़ोगे फिर भी नहीं देगा, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सुखी आत्मा है, संतुष्ट है, ना चाहिए ना देना है. समझ में आया? ओके, कोई बात नहीं. यहाँ पे 17 की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 17 को. इनका टेंडेंसी, लिटिल टेंडेंसी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ऐसा नहीं 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 जाने देते. अभी देखेंगे हम सीएल में +7 तक पहुंच जाते. क्या क्या बात करते हो, 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं. हाँ, बट सामने ऐसा बंदा चाहिए, ऑक्सीजन. क्या? हाँ, अट्रैक्टिव बंदा चाहिए, वो है ऑक्सीजन. क्लोरीन के बाद एक ही है जो इलेक्ट्रॉन को जुटा सकता है, ला 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 करके, दैट इज ऑक्सीजन. वैसे दिस आर द कोवेलेंट कंपाउंड, बट वी ट्रीट एज ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स रिएक्शन में आपने ट्रीट किया होगा, तब आपने एजम्पशंस लिया था कि इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की ओर चले गए. रियल में वो होते हैं कोवेलेंट. बात समझ में आया? इसलिए हमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है. हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि उसने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए होंगे, बट समझाने के लिए, थ्योरी समझाने के लिए हम बोलते हैं ए भाई भागे भागे भागे, बराबर. वो हमारा समझाने का तरीका है. बाकी इन रियलिटी बोथ द कैरेक्टर्स आर देयर, आयोनिक एंड कोवेलेंट. सर इतना लंबा है केमिस्ट्री, कभी सोचा ही नहीं था. ओके, बट है, अब क्या करें. रिपीटेशन करो, याद रखो, याद रह जाएगा. इजी मुझे रहेगा तो आपको तो रहने ही वाला है. You are smarter than me. New generations are always smarter than the old generation. Okay? हाँ, ऐसे कैसे? थोड़ा आगे बोलेगा. Thus, they have a very high ionization enthalpy due to the increase in atomic size. Ionization enthalpy decrease down in the group. बोलो को doubt? Confirm? 30? Good. अब इनमें तो क्या है? ionization enthalpy आएगा ही नहीं, बराबर है? हाँ, है. और सॉरी भूल गए. ओके, तो यहाँ पे चले जाते हैं. आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सिबिट्स वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ऑलरेडी हमने 17 पढ़ते ही बात कर ली थी. सेम टू सेम सेंटेंस कॉपी हो गया. डिक्रीज डाउन इन द ग्रुप, वो तो सब में चिपकाना है. क्लियर? वाह, मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ. क्या किया? तो अब बात करते हैं न्यू प्रॉपर्टी की, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल डिक्रीज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीजिंग, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो फिर वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी. हाउएवर अमंग्स द हेवियर एलिमेंट डिफरेंस इज नॉट मच. कम होगी लेकिन उतना ज्यादा
नहीं, वो अपने को टेबल से पता चल जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया है, मतलब पहले बहुत ज्यादा कम हो रही है। हैवियर एलिमेंट जैसे ग्रुप में डाउन जाते हैं तो ज्यादा कुछ डिफरेंस आता नहीं है। बोलो कोई डाउट? यस या नो? देखो इसमें भी ऐसा होगा, हैवियर में जाके बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, लास्ट रहा 16 ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट टू फ्लोरीन। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। बट अभी हम 16 ग्रुप की बात करें तो फ्लोरीन तो 17 में आएगा, तो 16 में हो गए आएगा कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमॉन्ग द एलिमेंट्स विद इन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज विथ कॉपी पेस्ट सेंटेंस, हर एक ग्रुप में यही आएगा। दिस इंप्लाइज मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते डिक्रीज होती है, वैसे मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होती है। क्लियर हुआ? चलो बोलिए नेक्स्ट। ओके, बट एक और चीज करके जाते हैं आगे। अब 15 ग्रुप को गौर करोगे तो उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होगी, क्योंकि 15 ग्रुप है वो थोड़ा दूर रह जाता है नोबल गैसेस से, बराबर। तो ठीक, आप एक बार देख लीजिए, है नहीं है ना? नहीं है ना? देखो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी साथ में ही कंप्लीट करके जाते हैं। यहाँ पे वापस ध्यान रखिएगा। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देख लिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लास्ट है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाते हैं, देखेंगे लास्ट लेटर ऑन। बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इट हैज अ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन द सल्फर। ओके, एंड हाउएवर फ्रॉम द सल्फर ऑनवर्ड्स वैल्यू ऑफ अगेन बिकम लेस नेगेटिव अप टू प्लूटोनियम। ओके, जैसे जैसे सल्फर से नीचे जाते हैं लेस नेगेटिव वैल्यू होती है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, वो सल्फर से भी कम है। मतलब सल्फर जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उतना ऑक्सीजन जल्दी नहीं कर पाएगा। द रीजन बिहाइंड इट इज सल्फर में 3 सेल है, नंबर 3 सेल, तो जो भी इलेक्ट्रॉन इन हो गए वो 3p में जाएंगे। कहा जाएंगे? इट हैज मोर साइज, दैट्स व्हाई रिपल्सन इज लेस, एंड दैट्स व्हाई न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट दोस इलेक्ट्रॉन more tightly in case of sulfur, but in case of oxygen electrons are entering the 2p orbital. 2p is the smaller compact and that's why repulsion is more. तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी सल्फर की इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है किसके कंपेयर में? ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? देखो लिखा होगा यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऑफ 16 ग्रुप, मतलब ये कुछ ऊपर के बेसिस पे ही है। 16 ग्रुप जनरली शोस लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू, तो वो स्टेबल वाला आ गया, हाफ स्टेबल वाला। यू कैन स्टडी, यू कैन रीड इट एट योर होम। तो इसमें हाफ स्टेबल समझाया होगा कि 15 ग्रुप में हाफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स व्हाई उनकी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है कंपेयर टू द 16 ग्रुप। अगर लो के हिसाब से देखें तो 16 का ज्यादा होना चाहिए, 15 का कम होना चाहिए, लेकिन 15 में हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, p3, एंड दैट्स व्हाई उनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। बोलो कोई डाउट? पहले हमने इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, तो दे हैव अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हम धीरे धीरे करके पीरियड के लेफ्ट साइड चले गए। लेफ्ट में मतलब 17 16 ग्रुप में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये है अपना 17 ग्रुप, तो भाई तो सबसे लास्ट वाला है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोड़ने वाला ही नहीं है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सब इनका ही नंबर आता है, फ्लोरीन ब्रोमीन आगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो नंबर है 4, कैल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो है 4। देखो लुइस कैल था, लुइस कैल नहीं बोल सकते, पॉलिस कैल ऐसा कुछ है, बट अभी मैं आई फॉरगॉट, पॉलिस कैल था। ओके, लुइस कैल नहीं था, पॉलिस कैल के अकॉर्डिंगली काफी सारे साइंटिस्ट ने स्केल बनाए, पॉलिस कैल एक्सेप्ट किया जाता है। सबसे ज्यादा नंबर दिया जाता है 4 फॉर द फ्लोरीन, सबसे कम नंबर है 1 फॉर द लिथियम। बोलो तो डाउट? और फिर देखो 3.4 के बाद आएगा ऑक्सीजन का 3 पॉइंट समथिंग 8 9 समथिंग, देन 3.2 3 एंड 2.7 एंड 2.2। ये सबसे ज्यादा 2 भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो, नहीं 2 तो छोड़ दो, 2.7 एंड 3 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माना जाता है, क्योंकि बाद में मेटल्स वगैरह में जाओगे तो 1 पे आ जाता है। ओके, तो हेलोजन जो है वो सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बोलो कोई डाउट? और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनसे ज्यादा तो किसके पास होगी, क्योंकि 17 ग्रुप में 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको। कितना चाहिए? 1। ओके, so halogen have a maximum negative electron gain enthalpy in the
corresponding pairs, and this is due to the fact that atoms of these elements have a only one less electron than the stable configuration. Electron gain enthalpy of element groups become less negative down the group as it is. कॉपी पेस्ट सेंटेंस, जैसे नीचे जाओगे लेस नेगेटिव होगी, बट जैसे मैंने ऑक्सीजन सल्फर में ट्विस्ट दिया था वैसा ही ट्विस्ट यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन में आएगा. द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन द क्लोरीन. इट इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ, वहां पे ऑक्सीजन का स्मॉल था, यहाँ पे किसका स्मॉल है, फ्लोरीन. As a result are a strong inter-electronic repulsions in a relatively, क्योंकि फ्लोरीन में 2p आएगा लाइक ऑक्सीजन में 2p था, सल्फर में 3p था और क्लोरीन में भी क्या आएगा 3p. फ्लोरीन एंड दस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट, रिपल्सन ज्यादा होगा स्मॉल ऑर्बिटल की वजह से, स्मॉल सेल की वजह से, और इसलिए ज्यादा अट्रैक्शन नहीं मिलेगा. इसलिए फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अच्छे से गेन करता है. दैट्स व्हाई Cl- इज फॉर्म वेरी वेल. इसलिए अभी हमने ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं सीखा होगा क्लोरो कंपाउंड जल्दी बन जाते हैं, क्लोरो कंपाउंड डायरेक्टली नहीं बनते. दैट्स व्हाई वी हैव टू डू स्वार्ट्ज रिएक्शन. बराबर, ये सारी चमक है ना वो सालों की है. मे बी माई फर्स्ट बैच ने चमक ना देखी हो जितना इजीली मैं अभी बोल जाता हूँ, ऐसे सोचे भी ना गुरुवाणी की तरह कि नहीं भाई क्लियर ही निकलेगा. मैं ऐसा नहीं एक्सेप्ट करता कि आपको ये बोलना है या फ्लुएंटली इतना रहना है. मुझे पता है कि टाइम लग जाता है इसके अंदर, बट आपको अपने एग्जाम के लिए तो थोड़ा बहुत अच्छे से जाना है. आया समझ में? और एक ही ऑप्शन है आपके पास, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क. इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. और अब यहाँ पे कुछ बाकी बचा, अकरेंस. ओके, इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी, कोई गेन नहीं करने वाला, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा. देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, पॉजिटिव होता है, यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनर्जी लॉस होगी, नेगेटिव होता है. बराबर, बट अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव है मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट इज ऑक्टेट कंप्लीट हो तभी ये हो सकता है. आया समझ में? तो सिंस noble gas have a stable electronic configuration, they have a no tendency to accept the electron, and therefore large electron gain enthalpy. electron gain enthalpy की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, लार्ज भी होगी एज वेल एज पॉजिटिव भी होगी. बोलो कोई डाउट? ओके, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की. किसकी बात करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज. सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. तो all the elements of this group are polyatomic. डाइनाइट्रोजन इज, आप पढ़ते जाना, बाकी आपको पता ही है, N2 इन अ गैसियस फॉर्म, है कि नहीं? वेल, व्हाइल अदर्स आर सॉलिड. ये भी याद रखना, नाइट्रोजन के कंपेयर में दूसरे कैसे अलग होते हैं, मतलब याद रखते जाना पॉइंट्स, क्योंकि आगे एक थ्योरी बनने वाली है एनोमलियस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, सब में ऐसा आएगा. चलो, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज, पता है जैसे ग्रुप में डाउन जाते हैं मेटल बन जाते हैं. नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस अभी आगे आया था, नॉन मेटल आर्सेनिक एंटीमनी, मेटलॉइड्स बिस्मथ मेटल. क्लियर है? दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन, कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि नीचे जाते मेटल बन जाता है, दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, क्योंकि मेटल का प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लॉस करना. बराबर, कभी कभी ऐसा बोलते हैं नीचे जाते आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गया ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज, एंड दैट्स व्हाई मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव. इधर एक दूसरे की टोपी एक दूसरे के वाइसा वर्सा डाल देते. बोथ आर राइट लॉजिकली. आया समझ में? यस और नो? हम सब याद रखेंगे. ड्यू टू द डिक्रीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, okay, the boiling points in general increase from top to bottom in the group, but melting point increase up to and then decrease up to bismuth. okay, नाइट्रोजन को छोड़ के सारे जो एलिमेंट्स है वो सो एलोट्रोप्स प्रेजेंट है उनके, जैसे फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस आएगा, हम पढ़ेंगे आगे, एलोट्रोप्स का भी थ्योरी आएगा. कोई डाउट? कंफर्म? पक्का? बोलो. बराबर. सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 16 ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन इन द, ओके छोड़ दो टेबल वाला. ऑक्सीजन एंड सल्फर आर, पहले दो नॉन मेटल, पहले में उसमें भी दो नॉन मेटल थे, देन सेलेनियम टेलुरियम, एंड लास्ट वन
मैटर. पोलोनियम, लास्ट वन इज रेडियो एक्टिव, शॉर्ट लाइव्ड. एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे 13.8 डेज उसका हाफ लाइफ टाइम है. 1 किलोग्राम में से 500 ग्राम हो जाएगा फॉर द आफ्टर 30.8 डेज. कुछ भी ना करो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा. ओके, पढ़ा हुआ है हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, वो पढ़ा हुआ है. 4th चैप्टर में भी आ गया, एज वेल एज फिजिक्स के 13 चैप्टर में भी पढ़ लिया. 4th चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ा ना, हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो भी है. चैप्टर नंबर 4 ऑफ केमिस्ट्री, हाफ लाइफ टाइम इक्वल्स टू 0.693 बाई के, और वहां पे लैम्डा. ऑल दिस एलिमेंट एक्सिबिट्स एलोट्रोपी. सब में एलोट्रोपी है, सब में वहां पे नहीं था. साथ में पढ़ने का ये मतलब है, याद रखोगे, साथ में लिखने का भी ये मतलब है. याद रहेगा कि ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन का नहीं था, बाकी सबका एलोट्रोपी था. आया समझ में? यहाँ पे सबका एलोट्रोपी, S4, S6, S8, S4 नहीं होता, सॉरी, S6, S8. ओके, येलो सल्फर, ऐसे करके एलोट्रॉप्स आएंगे. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ, यहाँ पे सब इंक्रीज, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज. याद रखना पड़ेगा, है ना. द लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर में बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी. ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ, है ना. देखो हम क्या करेंगे, जब हमने हेडिंग लगाया वो ग्रुप वाले में कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी, आपने पहले लिखा नाइट्रोजन इज डायटोमिक, तो इसमें वो, उसमें वो पहले दिया है, और इसमें ऑक्सीजन डायटोमिक कहा दिया है, तो हम सीक्वेंस करेंगे चेंज. डायटोमिक वाला जो पॉइंट है उसके सामने सब डायटोमिक पॉलीएटोमिक्स को एक्सप्लेन करेंगे हर एक ग्रुप में, तो आपको सीधा जल्दी याद रहेगा. है समझ में? तो ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल वेयर सल्फर इज एक्सिस्ट इन अ, क्लियर हुआ? हैलोजन डिस्प्लेस, 17 ग्रुप की बात करें तो हैलोजन डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन दर फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें ज्यादा डेविएशन नहीं होगा. फ्लोरीन, क्लोरीन आर गैसेस. ब्रोमीन इज इन अ लिक्विड फॉर्म, आयोडीन इज अ सॉलिड फॉर्म. दर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स स्टेडीली इंक्रीज, जल्दी से इंक्रीज नहीं होगे, धीरे धीरे इंक्रीज होगे विद द एटॉमिक नंबर. ऑल हैलोजन आर कलर्ड एंड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन व्हिच इज रिजल्ट इन एक्साइटेशंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू द हायर एनर्जी लेवल. वो कलर तो इसी का ही रीजन है. कलर जब भी आया केमिस्ट्री में हमने बोला ए इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट किया, गया वापस आया, कलर शो किया. ओके, बाय अब्सॉर्बिंग द डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशन दे डिस्प्लेस डिफरेंट कलर्स. फॉर एग्जांपल F2 येलो, है ना, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा एमसीक्यू. F2 येलो कलर, Cl2, Br2, I2. आया समझ में? है ना. इसीलिए स्टार्च के प्रेजेंस को नोट डाउन करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं, वायोलेट कलर दिखता है, ओ मजा आ गया, स्टार्च दिख गया, स्टार्च का प्रेजेंस हो गया. ऐसे हमने ऑर्गेनिक में एक वो ब्रोमाइन टेस्ट में भी बात की हुई है 13 चैप्टर में. Br माइनस आयन से हमने टेस्ट किया हुआ है, कलर टेस्ट. भूल गए? वैसे अभी 2 चैप्टर बाकी है, उसमें आएगा तो मैं बता दूंगा. बाय absorbing different quanta of radiation they display, okay हो गया, सॉरी. Chlorine and chlorine react with the water. Bromine and iodine only strongly soluble in a, but soluble in a various organic. जो वाटर में soluble नहीं होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है. ओके, दैट इज क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स टू गिव द कलर्ड सॉल्यूशन. वो उसमें soluble होके कलर्ड सॉल्यूशन देते हैं. One curious anomaly we notice from the table that smaller enthalpy of dissociation F2 compared to the what Cl2, whereas X bond X dissociation enthalpy from chlorine onwards shows expected. सबसे ज्यादा क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड के एंथैल्पी ब्रेक करने के लिए फिर नीचे जाओगे वैसे साइज बड़ी होती जाती है, साइज बड़ी हो जाती है तो इजीली ब्रेक हो जाते हैं. ओके, फ्लोरीन में एक्सपेक्टेशन है, वो छोड़ दिया तो क्लोरीन से लेके आयोडीन का नेचर आ गया. दैट इज क्यों क्लोरीन में एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज क्लोरीन की साइज बहुत स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल है. For this anomaly, this is relatively large electron repulsion among the lone pair of F2. सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए ना, लेकिन क्लोरीन से भी कम है. क्यों? क्योंकि F2 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन. वैसे भी छोटा छोटा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बहुत नजदीक चल जाएंगे, रिपल्सन क्रिएट करेंगे. आया समझ में? मच क्लोजर टू ईच अदर देन द व्हाट Cl2, क्योंकि Cl2 का साइज बड़ा है तो वो दोनों एटम्स इतने नजदीक जाने वाले नहीं है. बात क्लियर हुआ? Although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to the chlorine, fluorine is a stronger oxidizing agent than, आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम है, किसके कंपेयर में? फ्लोरीन. तो फिर फ्लोरीन कैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया स्ट्रॉन्गर?
तो फ्लोरीन में 2 और प्रॉपर्टी है, दैट इज, क्योंकि डायरेक्ट एफ एटम तो आपको मिलने वाला नहीं है, F2 मिलेगा। F2 आप ऐड करोगे तो जल्दी ब्रेक होगा Cl2 के कंपेयर में, क्योंकि Cl बॉन्ड की एनर्जी तो ज्यादा है। बात क्लियर हुआ। और दूसरा, once it will get the electron and that become F minus, and smaller negative ion has a more hydration enthalpy। तो F माइनस के पास हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा। तो एक्वस सॉल्यूशन में जब हमें रिएक्शन करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन के बाहर आएगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्योंकि F माइनस बनने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वाटर के अंदर, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। क्लियर हुआ, कंफर्म, पक्का। द नोबल गैसेस आर, मैंने बोला ना ये सब ऐसे भले पैराग्राफ है, कोई आगे पीछे होगा सेंटेंस तो आपको मैच करके लिखना है। ओके, मोनोएटॉमिक दे आर, देखो वहां पे कलर आया था 17 में, odorless, tasteless, okay, and they are springly soluble in water. Springly soluble in, they have a very low melting and boiling points because they only the type of interatomic attraction in this element is, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन लेने वाले ना देने वाले, कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं आने वाला है, तो सिंपल वीक इंटरेक्शन ही होगा। ओके, हीलियम हैज अ बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट वन, और लोएस्ट, इनके बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट हो गए ही होंगे क्योंकि वो सब गैसेस में प्रेजेंट है रूम टेम्परेचर पे। आया समझ में? तो देखो इसका तो कितना कम है, 4.2 केल्विन, है ना। इट हैज अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैबोरेटरी मटेरियल सच एज रबर, ग्लास एंड अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू, ओके, मटेरियल्स लाइक रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक, वो सब में से डिफ्यूज हो जाते हैं। एयर में तो डिफ्यूज होते हैं वो बात अलग है, रबर में से डिफ्यूज हो जाएंगे, रबर के इस एंड पे रखोगे हीलियम गैस दूसरे एंड पे निकल जाएगा। ओके, समझ में आया? दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी दे हैव। नोबल गैसेस हैव अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल सा है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस को आप रिस्पॉन्सिबल बना दोगे, नो इंटर एटॉमिक फोर्स एक्सेप्ट, अगर एटम्स के बीच में फोर्स ही नहीं है तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, तो कम बॉइलिंग पॉइंट होंगे। तो इस तरह से हमने काफी कुछ कंप्लीट किया। ओके, बाकी की जो केमिकल प्रॉपर्टी की स्टोरीज है जो अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे, तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स।